अस्सलाम वालेकुम। मैं लिबरा टाइम से चाँद। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे जो है मुखातिब हूँ। माज़रत चाहता हूँ। और आप भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान में और तमाम दुनिया में जो है लॉकडाउन का मामला चल रहा है। तो हम भी लॉकडाउन में जो है यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जो है हम लोकल जो है लोगों की मदद करने में उस पे जो है थे। बहुत सारी जो अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब जो है अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समय पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ के जो एडवोकेट हैं उनसे हमने रब्ता कायम करने की कोशिश की और रब्ता कायम भी हुआ अल्लाह के फजल करम से, लेकिन मुख्तसर सा रब्ता कायम हुआ। और उस मुख्तसर रब्ते में उन्होंने जो तफसीलात मिली वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनसे मैंने पहला सवाल किया था जैसे कि नूरा शेख के केस की आज की क्या स्टेटस है, अब तक की क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर लॉकडाउन हम बता सकते हैं। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल ये पूछा कि नूरा शेख सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जो है 14 मई की जो तारीख जो है वो एक शो कर रही है। क्या उस तारीख को हम समझें कि वही नूरा शेख की अगली सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वही तारीख हो, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन जो है उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि वो तारीख पे हम जो है केस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैंने उनसे तीसरा सवाल ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में हर साल जो है गर्मियों की छुट्टी होती है जो 16 मई से शुरुआत होने वाली है। क्या इस साल भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है गर्मियों की छुट्टी होने की जो है पूरे आसार है या नहीं है। तो उन्होंने कहा इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है छुट्टियों के ऊपर जो है छुट्टियां नहीं होने के जो है ज़्यादातर चांसेस है। और कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक ही जो है बातें हो रही है कि किसी तरह जो है जो पेंडिंग केसेस है उसकी जो है कंटिन्यू फंक्शनिंग या कंटिन्यू कोर्ट किस तरह चले उस पर जो है बातें हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला 3 मई के बाद जो आफ्टर लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे बोले। तो इसी तरह जो है अब आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट तारीख जो है वो 14 में है। ये आप तकरीबन तकरीबन तय करते चलिए। और मैंने ये भी उनसे पूछने की कोशिश की कि एक्सट्रीमली अर्जेंसी बता के कुछ डेट ले सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया, कोई एक्सट्रीमली अर्जेंसी नहीं बताएंगे। इतनी मुख्तसर रब्ता था जो आपके साथ शेयर करते हैं। उसी की तरफ दूसरी तरफ हम आते हैं मुंबई हाई कोर्ट की तरफ। मुंबई हाई कोर्ट में जो है एक रिट पटिशन डाल के नोरा शेख के एडवोकेट ने उस रिट पटिशन को वापस ले लिए। उस रिट पटिशन को वापस लेने की बहुत सारी वजूहत है। इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उसके साथ वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अब उस पर जो है बहस करने का वक्त नहीं है। और दूसरा जो है मुंबई हाई कोर्ट में जो है भिवंडी की जो है बेल एप्लीकेशन है। उस बेल एप्लीकेशन पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठ चुकी है। उस बेल एप्लीकेशन पे कोर्ट ने जो ऑर्डर दे चुका है, सब कुछ तमाम जो चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन कोर्ट की वहाँ फंक्शनिंग चालू नहीं है। वहाँ पे जो है दूसरे जो एक्सट्रीमली अर्जेंसी के जो मामला अगर रजिस्ट्रार को बताते हैं तो एक्सट्रीमली अर्जेंसी के मामला जो है रजिस्ट्रार उसमें सूटेबल होते हैं। तो उसी केस को जो है वहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मामला रखा जा रहा है। तो अभी तक नूर शेख का कोई केस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है हमारी हमारी जानकारी के हिसाब से नहीं आया है। और ना ही उनके जो है कि मुंबई हाई कोर्ट में भिवंडी की बेल अपील की जो तारीख जो है नेक्स्ट तारीख जो है वो अपलोड हुई है या उस पर जो है आगे कौन सी तारीख पे वो केस चलने वाला है एसपी की भी कुछ जानकारी नहीं है। हमारी जो तहकीक के हिसाब से कोई मतलब ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उसी तरह जो है हम जो है मुंबई सेशन कोर्ट में आते हैं। मुंबई सेशन कोर्ट में अप्रैल के एक तक 2 तारीखें पड़ चुकी है। पहली जो है अप्रैल की शुरुआत 2 तारीख है, 2 या 3 तारीख को जो है उनकी मुंबई सेशन कोर्ट में डेट थी। उसके बाद में जो है 16 अप्रैल को डेट थी। पिछले जो 2-3 दिन पहले 16 अप्रैल गया तो वहाँ पर भी जो है कुछ नहीं मामला हुआ है, क्योंकि मुंबई सेशन कोर्ट में भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है मामला चल रहे हैं। तो इस बीच जो है अगली तारीख जो है मुंबई सेशन कोर्ट की जो है मई की तारीख पड़ गई है। 4 मई पड़ गई है। तो अब आते हैं हम जो है नोरा शेख की जो है जेल की तरफ। तो नोरा शेख की तो हमें पिछले 8 अप्रैल को पता चला कि नोरा शेख के एडवोकेट है ना जेल गए थे। और जेल के बाद में नोरा शेख का जो है 2 पैगाम जो है आया था। और नोरा शेख के एडवोकेट ने वो 2 पैगाम जो है एक महाशय को दिए। और वो महाशय ने वो पैगाम जो है आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ नोरा शेख के एडवोकेट से, नोरा शेख ने जब आपको उनके केस की तफसीलात किसी के साथ शेयर करने के लिए जब मना किए हैं, उनको आपको ऑर्डर दिए हैं, तो आपने किस तरह ये मामला जो है किसी और के साथ शेयर किए है ना। ये आपका ही कहना है, नोरा शेख का भी कहना है कि मैंने अपने एडवोकेट को मना करी हूँ कि मेरे जो केस के मामला थे किसी के साथ शेयर ना करें।
किसी के साथ बताया नहीं, तो आपने ये मामला किस तरह उसके साथ शेयर कर लिया? ये एक सवाल है जो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जो है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भी मौका मिलेंगे हम आपके साथ करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि नौरा शेख ने पैगाम भेजे, तो नौरा शेख का पैगाम किस तरह आपको मिल गया? जबकि भाईकल्ला जेल में पिछली 23 मार्च को जब मालेगांव से नौरा शेख को मुंबई लाया गया था, उस 23 मार्च के रात 10:15 साढ़े 10 बजे के दरमियान नौरा शेख जो है जेल के अंदर गए थे और उनको आखिरी मरतबा देखने वाले उस कर्फ्यू के पीरियड में नौरा शेख के एडवोकेट थे, नोमान कुरैशी बीपीएन के, और जनाब शेनान शेख साहब थे, और नौरा शेख के जो केयर टेकर जो वहाँ मौजूद रहते हैं हमेशा, वो थे। उस 23 मार्च से आज 21 अप्रैल तक भाईकल्ला जेल में किसी भी कैदी को किसी के साथ मिलने नहीं दिया गया, चाहे वो नौरा शेख क्यों ना हो। और उसी तरह जो है बाहर से जो भी लोग हैं, एडवोकेट हैं या जो भी है, उनको भी जो है उनके कैदियों से मिलने नहीं दिया गया। तो नौरा शेख का मैसेज किस तरह आ गया? अगर नौरा शेख का मैसेज आया तो उस वक्त उस दिन आप कहाँ थे? 2 अप्रैल को जब नौरा शेख की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, और नौरा शेख की दवाइयाँ 2 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी, और 3 अप्रैल तक नौरा शेख जो है बिना दवाइयाँ के थी। अगर वहाँ पे नौरा शेख की मदद एक एनजीओ नहीं करती और उस एनजीओ जो है नौरा शेख को जो है नौरा शेख के केयर टेकर को फ़ोन लगा के कहती और नौरा शेख का पैगाम जो है नौरा शेख के केयर टेकर को पहुँचाती है, और नौरा शेख उनको बोलती हैं कि आप मेरी दवाइयाँ लेकर जेल पहुँचो, और वो केयर टेकर, वो बंदा कर्फ्यू के दरमियान जो है नौरा शेख की 10 दिन की दवाइयाँ लेके जेल पहुँचता है और नौरा शेख को जो है पहुँचाता है। अगर वो एनजीओ नहीं होती और एनजीओ वहाँ पे काम नहीं करती तो नौरा शेख बिना दवाइयों की रहती थी। ये आपने क्यों नहीं बताया? खैर वो 3 तारीख के बाद 10 दिन की दवाई थी जो 12 और 13 अप्रैल को ख़त्म हो गई, और नौरा शेख का जो केयर टेकर था वो 12-13 अप्रैल के दिन जेल गया, और जेल जाने के बाद उसे पता चला कि जेल को तो पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है और वहाँ पे किसी को किसी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल का गेट तो पहले से लॉकडाउन था, उसके साथ जेल का जो मेन गेट था उसे भी लॉकडाउन कर दिया गया था। तो वहाँ पे एक जान पहचान जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनके साथ नौरा शेख के केयर टेकर की मुलाकात होती है, और वो उनको जो है हिदायत देता है कि नौरा शेख की जितनी ज़्यादा दवाइयाँ ला के दे सकते हो महीने भर की ला के दे दो, क्योंकि आप जो है मुकम्मल तौर पे जो है ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, चाहे वो स्टाफ ही क्यों ना हो। इसी तरह जो है वो बंदा जो है 12-13 अप्रैल के दिन जो है महीने भर की दवाइयाँ लेके इन कर्फ्यू में, सख्त कर्फ्यू में जो है दवाइयाँ लेके जो है नौरा शेख को पहुँचाया, और उसकी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करा है, क्योंकि इस कर्फ्यू में जो भी काम करता है, चाहे वो नौरा शेख का जो केयर टेकर क्यों ना हो, कोई भी बंदा क्यों ना हो, जो ज़मीनी सतह पे उतर के काम करता है, उसकी जो मैं उसकी हिम्मत की सलाम करता हूँ और उससे जो है उसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उसको हिफ्ज़ अमान में रखे। जब ये सब चीज़ें थी तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें क्यों शेयर नहीं की गई? ये हो गई एक बात। और दूसरी बात की तरफ आता हूँ, आप अपने आप को जो है बहुत सारे जो है दावे करते हो, बुलंद बांग दावे करते हो। एक छोटी सी चीज़ जो है आपसे कहा गया कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस शो करो, तो आप नहीं शो कर पाया अभी तक कि वक्त आने पे बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। ये तुम्हारे बाप का केस नहीं है जो वक्त आने पे बताएंगे, समझ में आया? ये 1,72,000 लोगों की जो है सब्र का इम्तिहान है, और उनके सब्र के इम्तिहान के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, तैयार रख लेना आप। 1,72,000 लोगों में जो लोगों ने आज तक अपना सब्र का मुजाहरा करते आए हैं, रात दिन दुआएं करते हैं अल्लाह के हुजूर में, तमाम तकलीफ़ें तमाम परेशानियों के बावजूद भी नौरा शेख के हक़ में जो है साबित कदम होकर खड़े हैं, ये उनके साथ उनकी हक़ तलफ़ी है। ये जो कोई भी कर रहा हो, मैं उनसे मुखातिब हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा है, ये उनके साथ हक़ तलफ़ी कर रहा है। इस तरह की हक़ तलफ़ी जो है दुनिया और आखिरत में दोनों जगह नुकसान देने वाली है। आपको अगर अपडेट देनी है तो मुकम्मल तौर से सबूत के साथ, एविडेंस के साथ उनके साथ अपडेट फराहम कर दो। उसे आधू अधूरी अपडेट देने का क्या मकसद है? हमने तमाम कोशिशें कर ली, हमने तमाम वेबसाइट के, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खंगाल दिए, हाई कोर्ट की वेबसाइट खंगाल दिए, मुंबई सेशन कोर्ट की वेबसाइट खंगाल दिए, वहाँ पे उस पर कोई मतलब जो है मूवमेंट नहीं है। तो आपको कहाँ से मतलब है ना एग्जिबिट जमा कर दिए? वो एग्जिबिट के माने क्या है आपको मैं पूछता हूँ? एग्जिबिट एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है आपने सबमिट कर दिया?
नोएरा शेख की तो बेल तो वहाँ पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है, और कौन सी नई बेल डाल दी है? नई बेल एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। ये बेवकूफ़ बनाने वाले और लोगों को गुमराह करने वाली बातें छोड़ दीजिएगा। अगर आप सच्चे हैं, आप हक पे हैं, तो लोगों के सामने एविडेंस पेश कर दीजिए। और दूसरी बात मैं कह देता हूँ कि इस मामलात में कोई मतलब कोई होशियारी और कोई होशियारी नहीं चलने वाली, इतना याद रखना। क्योंकि हम जो है मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, और उनका मकसद जो है काम करने का, वो जो लोगों का मकसद है काम करने का, वो जो है सच्चाई जो है आप तक पहुंचाने का काम है, और वो सच्चाई पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लॉकडाउन खत्म होते अल्लाह अल्लाह करके, अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है, लॉकडाउन के बाद जो है आप लोगों के साथ में जो है तमाम सच्चाइयों को जो है हर्फ ब हर्फ और एक एक एविडेंस के साथ जो है आपके सामने रख दिया जाएगा। यहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। अगर आप एविडेंस के साथ लोगों को सबूत, आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, तो आप भरोसे पे कहते हो कि मैं आऊँगा, बताऊँगा, मैं उस बाप का औलाद हूँ, उसका औलाद हूँ। किसका औलाद है आप? किसके औलाद हो? कोई ये नहीं पूछता है कि आप कहाँ हो। आपसे सिर्फ जो है न्यूज़ के बारे में पूछा जाता है, और न्यूज़ के जो है एविडेंस होते हैं वो पूछा जाता है। तो आप अपने एविडेंस के साथ जो है सबूत पेश कर दो। अब मैं जितने एविडेंस अभी जो मैंने आपसे बात किया हूँ, वो एविडेंस जो है मैं हमेशा जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ शेयर करता हूँ, और व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ शेयर भी करूँगा। चाहे वो मुंबई सेशन कोर्ट की डेट हो, चाहे महाराष्ट्र की जो भी केसेस की डेट हो, मैं अगली डेट बताऊँगा आपके साथ। महाराष्ट्र में जो केसेस की डेट है, जो केसेस हुए, उन केस के FIR नंबर आप बता दो जरा। महाराष्ट्र में जितने केसेस हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो नागपुर हो, मुरुड जंजीरा हो, मालेगांव हो, बुलढाणा हो, औरंगाबाद हो, पुणे हो, मुंबई सेशन कोर्ट हो, काशीमीरा हो, भिवंडी हो, नेरोल हो, इन तमाम केसेस की जो FIR नंबर भी आपको पता नहीं। आप में हिम्मत है इन सब FIR नंबर की कॉपी जो है, FIR नंबर जो है अवेलेबल कराने की? आप कराइए। आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपको जब बताया जाएगा तभी आप बताएंगे, आप अपने तौर से नहीं बता सकते। खैर ये सब जाने दीजिए, ये सब चैलेंज के मामले हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ज़मीनी सतह पर आपसे मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात में हम आपके साथ बहुत सारी जो है वार्तालाप करेंगे, और उस वार्तालाप में बहुत सी जो बातें हैं उसका हम खुलासा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला और बहुत सी जो चीज़ें जो लोगों से ढकी छुपी है, उसे भी हम आपके ज़रिए जो है आप ही के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग बने रहिए। और मैं जाते जाते एक किस्सा सुनाना चाहता था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो किस्से का मुख्तसर सा एक सुना देता हूँ कि एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे, और तीनों जो है हम नाम थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों का नाम जो है अब्दुल्ला रखा था। यानी एक का नाम अब्दुल्ला था, दूसरे का नाम भी अब्दुल्ला था, और तीसरे का नाम भी अब्दुल्ला। यानी तीनों हम नाम थे, और तीनों को अब्दुल्ला ही पुकारता था। और जब वो उसे मरने का वक्त आया, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, और तीनों बेटों को बुला के उसने कहा कि अब्दुल्ला को जो है मेरी विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को जो है मेरी विरासत नहीं मिलेगी, और अब्दुल्ला को जो है मेरी विरासत मिलेगी। और इतना ही कहता है और वो मर जाता है। और वो तीनों भाई अब्दुल्ला जो है परेशान हो जाते हैं, कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, कौन से अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी, और कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। वो तीनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़ होने के बाद में जो है वो खुद परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद में उन लोग फैसला करते हैं कि काजी के पास जाके जो है इस मामले का जो है हम हल निकालेंगे। वो तीनों फैसला करते हैं, फैसला करने के बाद काजी के पास जाने का वो फैसला करते हैं। लेकिन आप लोग भी जो है अब्दुल्ला ही हैं। अब तमाम लोग इन्वेस्टर ही है ना, वो भी इन्वेस्टर, वो भी इन्वेस्टर, वो भी इन्वेस्टर। आप लोग ने किसकी तरफ जाने का फैसला किया, ये बताइए। आप लोग तो अभी तक किसी की तरफ जाने का फैसला नहीं है। कभी आप इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं। आप लोगों के रवैये की वजह से तो बहुत सारे लोग जो है आपको तमाम अलग अलग रास्तों पे चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में जो है तीनों अब्दुल्ला में से कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, कौन से अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी, और कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चाहता हूँ।